दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्फोसिस स्टॉक एक समय पर चहेता स्टॉक हुआ करता था इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर में खास तौर पे गिरावट के दौर में करेक्शंस बहुत बड़ी देखने को मिली है इन्फोसिस सहित सभी आईटी कंपनियों में। ऐसे में सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इन्फोसिस शेयर में वो ग्रोथ स्टोरी नहीं रही, क्या इसमें ग्रोथ स्टोरी बची है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में ना सिर्फ इन्फोसिस शेयर के बारे में बल्कि इसको कंपेयर करेंगे टाटा एलएक्सआई से, क्योंकि टाटा एलएक्सआई में भी बहुत बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है और समझेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है और कैसे देखा जाता है कि ग्रोथ स्टोरी वाकई में बची है या नहीं। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए तो इन्फोसिस में पिछले 5 सालों में करीब 34% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स, पिछले 1 साल में ही देखें तो इससे भी कहीं ज़्यादा हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिले। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखें इन्फोसिस का, तो ऑल टाइम चार्ट पे अभी भी आप देख सकते हैं करीब 9,576% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टाइम स्पेंट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे होते हैं और जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो कभी कभी 3-4-5 साल के या 6-7 साल तक भी कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं दिखती है। अब यहाँ पे सिंपल सा 2000 की बात है, 2000 में करीब 143 रुपये का था और 2005-6 आते आते वो 143 रुपये से नीचे ही ट्रेड कर रहा था। ये मैं इन्फोसिस की ही बात कर रहा हूँ। तो जस्ट बिकॉज कि कोई शेयर नीचे जा रहा है, डज दैट मीन कि अब वो ग्रोथ स्टोरी नहीं रही है? कमेंट करके अब अपनी राय जरूर बताइए। हालांकि दिस इज़ टू अर्ली टू डिसाइड, तो वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तभी आपको डिटेल्स बारीकी से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिमिलरली अगर हम टाटा एलएक्सआई की बात करें तो पिछले 1 सालों में 33% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स है और पिछले 5 सालों में यहाँ पे 25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स है। हालांकि ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो करीब 10,284% के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 2 स्टॉक्स मैंने क्यों लिए हैं आपको आगे डिटेल में समझ में आएगी कि बड़ी चीज़ और छोटी चीज़, ग्रोथ कहाँ होती है ज़्यादा, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है जब भी हम इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक का जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्टॉक में एक हाई बनता है और हाई से जब गिरावट होती है तो मान लीजिए वो 50% की गिरावट हुई है, तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई कोई चीज़ 400 की थी अब ये 200 की मिल रही है। तो ये जो 200 का स्टॉक प्राइस है इस पे वैल्यूएशंस क्या है, फंडामेंटल्स जब हम एनालाइज करते हैं तब वहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं और कोरिलेशन करने में हमें मदद मिलती है कि हाँ जो शेयर प्राइस गिरा है फंडामेंटल्स के हिसाब से गिरा है या किन्हीं और बातों से गिरा है। क्योंकि आजकल तो कभी भी कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दे रहा है और स्टॉक मार्केट में गिरावट हो जा रही है। यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। जब डाटा हम देखते हैं तो डाटा देखने के साथ ही साथ हमें पता चल जाता है कि स्टॉक में प्राइस जेन्युइनली गिरा है या गिराया गया है या जेन्युइनली बढ़ा है या बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि 40-50% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। पहले भी गिरावटें होती रही है। 600 रुपये से प्राइस यहाँ पे 432 रुपये गया था, यहाँ पे 411 रुपये से करीब 270 रुपये गया था, फिर यहाँ पे 270 रुपये से करीब 140 रुपये गया था। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कि 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट, ये इसके लिए अगर हम नहीं तैयार है राइट, तो मार्केट हमारे लिए नहीं है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग हमारे लिए मैटर नहीं करता है, टाइम स्पेंट हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, चलिए जहाँ तक इन्फोसिस की बात है तो इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भारत में आईटी सर्विसेज कंपनियों की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है। पहली नंबर की कंपनी कौन है इस लिस्ट में, कमेंट करके बताइए जरूर से जरूर। ताकि देखिए जब आप चीज़ों को स्टडी करते हैं राइट, होमवर्क करते हैं, घर पे बैठते हैं, हाँ ये मैंने आज ये वीडियो देखी, इन्होंने ये इन सज्जन ने ये बताया, तो क्या ऐसे वाकई में होता है, उस चीज़ को आप वेरीफाई करते हैं
तभी आपके मन में चीज़ें बैठती हैं। ये नहीं कि किसी ने आया बताया ये फला वो ले लो, ये फोमो के तहत ले लो, ये अभी नहीं ले पाओगे तो कभी नहीं ले पाओगे। आजकल क्यूपिड की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि क्यूपिड शेयर 2 रुपये पे था, 200। भाई कहानियाँ तो सब गढ़ सकते हैं। 2 रुपये पे था, 200 रुपये पे चला गया। अब 200 से क्या 2000 या 20,000 जाने का ग्रोथ का स्कोप बचा है? ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ये कोई नहीं डिस्कस करेगा। सो हमेशा आप ये देखिए कि आपको कोई चीज़ अगर बताई जा रही है सामने से, तो आपके लिए भले के लिए बताई जा रही है या जो बता रहा है उसके भले के लिए बताई जा रही है, तभी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अदरवाइज फिर क्यूपिड हो या कोई भी हो, आप फंसते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन्फोसिस हो या कोई भी आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो, कैसे अडेप्ट कर रही है चीज़ों को। यहाँ पर 2030 तक क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एआई में, एआई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज में, एआई लेड एक्सपेंशन में, ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना और समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे आज के परिप्रेक्ष्य में जब हर आईटी सेक्टर की कंपनी कहीं ना कहीं से एआई को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इन्फोसिस या कोई भी कंपनी हो, ये जनरली क्या देख रहे हैं अब, एआई स्ट्रैटेजी एंड इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी, डाटा फॉर एआई, साथ ही साथ प्रोसेस फॉर एआई, एजेंटिक लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, फिजिकल एआई एंड एआई ट्रस्ट, जहाँ पे सिक्योर्ड एआई लेयर्स के डेवलपमेंट की बातें हो रही। सो ऑल इन ऑल देखें तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपनी क्या कर रही है वो जानना और समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, जो करेंटली आईटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पा रही है या नहीं। ठीक, जहाँ तक रही बात इन्फोसिस की, तो इनकी जो एआई सर्विसेज के रेवेन्यू है, वो टोटल रेवेन्यू का लेटेस्ट क्वार्टर का ये डाटा है, यहाँ पे करीब करीब 8.2% के आसपास है। यानी कि अगर 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो 8 रुपये 20 पैसे यहाँ पे करेंटली इनको एआई बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने से आ रहे हैं। अब आने वाले समय में ये जो 8 रुपये 20 पैसे है, इसको इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि ऐसी कंपनियां जो कि बेसिकली फोकस नहीं कर पाएंगे एआई पर, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से ऑब्सोलीट होती चली जाएंगी। ठीक, ऐसे में सवाल आता है कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। देखिए, इन्फोसिस हो, टाटा एलेक्साई हो या कोई भी आईटी कंपनी हो, बिना फंडामेंटल्स देखे इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग महंगी पड़ सकती है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 32% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है, डिविडेंड यील्ड 4.23% है। हालांकि जब स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट होती है, अर्निंग्स आमतौर पे अगर वही रहती है, उसी के आसपास रहती है, तो सीधी सी बात है डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है, राइट। सो ये सब बातें हमें पता रहनी चाहिए। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.10 है, पेट्रोस की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की 12% के आसपास रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे मात्र 14 का है, एंड पीजी रेशियो 1.87 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी दो बातें आती, एक तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड, कंपनी का डेट, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा डाटा पॉइंट्स हमारे लिए। साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यूएशन के नज़रिए से प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीजी रेशियो। अब ऐसे में एआई वगैरह तो हमारे पास है ही, राइट। एआई का इस्तेमाल करिए और देखिए कि हिस्टोरिकली हिस्ट्री में कब कब 14 के पी पे पहुंचा है शेयर। सिंपल सी बात, अपने आप से सोचना पड़ेगा, राइट। आपको लॉजिकल जब डिसीजन लेना है, लॉजिकल एनालिटिक्स करनी है, तो आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10-15 के आसपास होता है तो शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड होता है, राइट। अब कंपनी कब कब रही है और वहाँ से प्राइस कैसे मूव किए हैं, ये जानना और समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में। ठीक है, इसके साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे दो बातें आती है, एक तो ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस कैसी रह रही है कंपनी की। अब देखिए 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, 2015 में इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, राइट। तो मार्केट में जब गिरावट हुई है तो इनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंपैक्ट हुई है, ये सब चीज़ें हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखिए 2015 में 53,000 करोड़ के आसपास सेल्स था। पूरे साल में 53,000 करोड़ का सेल्स, आजकल तो एक ही क्वार्टर में निकल जा रहा है इतना सेल्स। अब देखिए 2015 में 12,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था, 2020 में डबल के आसपास 90,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया सेल्स,
एंड ये 16,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया नेट प्रॉफिट। यहाँ पे 1,46,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स पहुंचता हुआ दिखाई दिया। एंड यहाँ पे देखिए तो 24,000 करोड़ रुपए के आसपास 2023 में नेट प्रॉफिट पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखिए तो 1,78,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स है एंड करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम देखें लेटेस्ट क्वार्टर्स के हिसाब से पिछले 2-3 क्वार्टर में क्या डाटा रह रहा है, तो आप देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर में 44-45 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास पर क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू रह रहा है एंड 6 से 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के बीच में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एआई की बातें हो रही हैं तो कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिप हो रही है। ये इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि नेक्स्ट जो 2-3 क्वार्टर्स हैं राइट, इनके रिजल्ट्स के हिसाब से बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इनमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं आने वाले समय के लिए। क्योंकि रिगार्डलेस स्टॉक प्राइस की गिरावट, अगर कंपनी अपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कर पाती है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड लगातार ईयर ऑन ईयर, तो प्राइस की गिरावट तो टेम्प्रोरी है राइट, ग्रोथ परमानेंट होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें पीयर से तो देखिए यहाँ पे TCS का P15 के आसपास है, इन्फोसिस 14, HCL टेक यहाँ पे 19 के आसपास, विप्रो 13 है, टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा 29 के आसपास है, यहाँ पे 44 के आसपास परसिस्टेंट सिस्टम्स का देखने को मिल रहा है, 20 के आसपास मीडियन PE यानी कि इंडस्ट्री का पीर 20 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इन्फोसिस का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें ये पता चलता है कि प्रमोटर्स अगर हैं तो प्रमोटर्स क्या गिरावट के दौर में अपने शेयर्स बेच रहे हैं, अगर FIs एंड DIs हैं तो क्या वो स्टॉक प्राइसेस जब गिर रहे हैं तब वो बेच रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हिस्टोरिकली क्या वो पहले भी करते आए हैं कि जब स्टॉक प्राइसेस में गिरावट हुई है तब वो निकले हैं, फिर से जब नीचे की तरफ प्राइसेस आए तब फिर से वो एंटर किए हैं। अब यहाँ पे देखिए 2023 में 15% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 15% पब्लिक थी और बाकी जितने भी थे यहाँ पे 33 और 35% के आसपास FIs एंड DIs थे। 2024 में देखें तो 15% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 15% के आसपास यहाँ पे पब्लिक थी और अगेन उतने के आसपास यहाँ पे FIs एंड DIs थे। थोड़े बहुत DIs बढ़े, थोड़े बहुत यहाँ पे FIs कम हुए। ठीक, अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं 14% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 15% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे अभी भी वही DIs बढ़े हैं, FIs थोड़ा सा कम हुए हैं। ध्यान देंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रमोटर्स भी कम होते हुए दिखाई दिए। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिस्ट्री में इन्फोसिस के शेयर्स के प्रमोटर्स जो हैं वो अपने शेयर धीरे धीरे सेल कर रहे हैं? क्योंकि जब वो सेल करते हैं तब कुछ ना कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में सेलिंग का डाटा बहुत क्रिटिकल हो जाता है हमारी ओवरऑल एनालिसिस के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे टाटा LXI पर। टाटा LXI का रिसेंट क्वार्टर का एबिटा देखें तो करीब करीब 22% के आसपास से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे करीब करीब 18 साढ़े 18% के आसपास से ग्रो कर रहा है। ये कंपनी भी मोर ओवर उसी तरह का कामकाज करती है और ख़ास तौर पे ये डिफेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही साथ हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज से इसको करीब करीब 97% रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। अब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, IT की कंपनी है, IT सर्विसेज के तहत ये कर रही है और AI आता है, इनके जो भी सर्विसेज हैं उनको ऑटोमेट कर देता है। मान लीजिए आप क्लाइंट हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, आप $100 मिलियन पे कर रहे हैं, लेकिन AI की वजह से आपका जो $100 मिलियन का खर्चा है वो मात्र $2 मिलियन का रह जाता है। तो ऐसे में क्या आप टाटा LXI से अपना काम कंटिन्यू करवाना चाहेंगे? ऑब्वियसली नॉट राइट। तो ये यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी कंपनियों के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज के काम में है और AI के आने के बाद अब वो कैसे अडेप्ट करते हैं चीज़ों पर, ये देखना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में इनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 1-2 क्वार्टर में कैसे इम्पैक्ट हुई है ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे टाटा LXI एंड इन्फोसिस, इन दोनों में हमने कहा था राइट, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ग्रोथ कहाँ पे है? तो यहाँ पे टाटा LXI देखिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 22,747 करोड़ का है
फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है। अब जब फेस वैल्यू 10 का है, स्टॉक स्प्लिट होते हैं तो होता क्या है कि 5,000 10,000 रुपये का शेयर प्राइस भी 1,500 पे आ जाता है। ठीक, 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा एलेक्साई का, एंड यहाँ पे इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,55,000 करोड़ का, फेस वैल्यू यहाँ पे 5 का है। ठीक है, सिंपल सी बात। डिफरेंस देखिए यहाँ पे दोनों में, तो ये जो कंपनी है राइट 4,55,000 करोड़ की, इसको 9 लाख करोड़ का होना है, तो जो प्राइस है, प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, तो इस जाके प्राइस 200 रुपये का होगा। अब मान लेते हैं टाटा एलेक्साई का 100 रुपये का प्राइस है। ठीक है, अब एज पर सेबी रेगुलेशंस करंट प्राइस तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। टाटा एलेक्साई का 100 रुपये का प्राइस मान लेते हैं राइट, मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,700। अब इस 22,000 को 20,000 अगर हम मान लें, 9 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अगर हम ले जाते हैं, तो ये जो शेयर प्राइस है 100 रुपये राइट, वो सीधे सीधे 45 गुना हो जाएगा, यानी कि ये शेयर प्राइस 4500 रुपये का हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं कि छोटा दिख रहा है तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। कभी कभी चीज़ें जब बड़ी दिखती हैं तो भी वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो सवाल वही फिर से वापस, तो क्या समझ लें कि ग्रोथ खत्म हो चुकी है? देखिए, स्टॉक की प्राइस और कंपनी का ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, बिजनेस उसका स्ट्रॉन्ग होता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइस रुक जाता है 4-5-6 सालों के लिए, एंड वहीं पे कभी कभी बिजनेस ग्रो करने के बावजूद प्राइस में करेक्शन आ जाती है। सो ऐसे केसेस में हमें ये देखना होता है कि रेवेन्यू ग्रोथ है या नहीं, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है या नहीं, इसके साथ ही साथ मार्जिन्स कैसे हैं, क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास है या नहीं, ऑर्डर बुक कैसी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूचर्स के अर्निंग्स पोटेंशियल के मुकाबले करंट वैल्यूएशंस क्या कहती है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर करिए, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।